आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफ़र स्टडीज पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान का पूरा सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको पूरी किताब पढ़ाई जाने वाली है और हमने अध्याय 1 का एक पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है और जिसे आपने अच्छी तरह समझ भी लिया है। और जितने भी कमेंट आए हैं वे सभी पॉजिटिव कमेंट ही रहे हैं अधिकांश, ठीक है। और जो डाउट्स थे वो हम क्लियर कर देंगे आपको कमेंट बॉक्स में ही। और हम आज के इस वीडियो में अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं कब, कहाँ और कैसे का। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हमने टोटल 10 पेज में से 4 पेज आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तो अब हम 5वां पेज की ओर रुख करेंगे और उसे अच्छी तरह समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है? आगे है कि इतने वर्षों में से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। हमने आपको पांडुलिपि के बारे में बताया कि पांडुलिपियाँ जो हैं वो हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से लिखित पुस्तकें होती थी और हाथ से लिखित जो विशेषकर तारपत्रों और भोजपत्रों पर लिखी जाती थी पांडुलिपियाँ, जो आज भी पुस्तकालयों में सुरक्षित है। सुरक्षित इसलिए रखा जाता था क्योंकि जो कीड़े होते थे पांडुलिपियों को कीड़ा खा लिया करते थे, ठीक है। और तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों से धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों का विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी कि इसमें आपको बताया गया है कि पांडुलिपियाँ जो लिखी गई थी उसमें आपको क्या बताया जाता है। तो इसमें आपको बताया जाता है कि धार्मिक और मान्यता के व्यवहार कैसे थे, राजा के जीवन कैसे होते थे, औषधियाँ कौन कौन सी ली जाती थी, उस समय का विज्ञान कितना विकसित था, उन सभी बातों के बारे में आप जान पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं पांडुलिपियों के रूप में संग्रहित। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, तो कई प्राकृत में, तो कई तमिल भाषाओं में लिखे आपको मिलते हैं। प्राकृत भाषा का उपयोग आम लोग क्या करते थे? तो आम लोग जब प्राकृत भाषा का अधिकांश उपयोग करते थे तो अधिकांश पांडुलिपियाँ किस भाषा में लिखी जाती होंगी? प्राकृत भाषा में लिखी जाती होगी, क्योंकि पांडुलिपियों का उद्देश्य ही होता था कि लोगों को जानकारी प्राप्त करना, किसी राजा के संदर्भ में हो या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संदर्भ में हो, या फिर उसके द्वारा दिया गया संदेश हो, या फिर उसके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियाँ। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। आखिर ये अभिलेख क्या है? तो अभिलेख जो हैं वो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं, ठीक है। आप जान चुके हैं कि अभिलेख क्या है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सके और उनका पालन कर सके, ठीक है। कुछ प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए हम चलते हैं आगे। उदाहरण के लिए प्रायः शासक जो हैं वो लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखता था कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध हारे हैं और कौन कौन से युद्ध जीते हैं, और इसकी सहायता से वो अपने जनता को कुछ संदेश भी देना चाहते थे। राजा अपनी महानता का संदेश मुख्य रूप से इसकी सहायता से देना। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये एक अभिलेख ही है, अभिलेख का एक उदाहरण है जिसके विषय में बताया गया है कि लगभग, जिसके विषय में यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो चलिए उसको जूम करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। लगभग 2250 वर्ष पूर्व
पुराना। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। जो हमने आपको अभिलेख का पिक्चर दिखाया है, ये जो अभिलेख है पत्थरों पर लिखा गया, ये अफगानिस्तान का है और कितने वर्ष पुराना है, और ये लगभग 2250 वर्ष पुराना है, और ये कहाँ है, अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है। और ये कंधार से प्राप्त हुआ है, अफ़गानिस्तान के कंधार से हमें ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, जो कि इस अभिलेख से में वर्णित है। ये जो अभिलेख है, यहाँ पर जो हमने पिक्चर दिखाया है, उस पर जो लिखा होगा कि अशोक के बारे में, तो उससे जो पुरातात्विक विभाग होंगे तो उन्होंने उससे जानकारी प्राप्त की होगी कि अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, ठीक है। चलिए आगे जो है, इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। किसके बारे में, अशोक शासक के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, और उस समय प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था मुख्य रूप से। उसके बाद संस्कृत भाषाएं भी कुछ कम नहीं थी। संस्कृत भाषाओं का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, और संस्कृत भाषा को जो है वो भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। तो हमने इस अभिलेख के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है, जैसा कि हमने आपको इमेज में दिखाया ही था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखो, आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, और उसमें है कि क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसे करवाने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो सबसे पहले जो है कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से बहुत सारी फ़ायदा होती थी, जिनमें से प्रमुख ये है कि जो कठोर सतह पर लेख लिखाए जाते थे वे बहुत लाखों साल करोड़ों साल बाद भी नहीं मिटते थे। जैसा कि आपने जाना कि ये जो अभिलेख आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं, ये लगभग 2250 वर्ष पुराना है, और ये जो अभिलेख है 2250 वर्ष पुराना है, फिर भी इसमें जो अक्षर लिखे गए हैं, जैसा कि आप जूम करके देख रहे होंगे, इसे अभी भी पढ़ा जा सकता है। तो ये एक फ़ायदा होता है। और प्राचीन काल में तो कलम होती नहीं थी, कॉपी तो होती नहीं थी कि लोगों को संदेश दिया जा सके, तो इसकी सहायता से ही लोगों को संदेश दिया जाता था, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका क्या उपयोग है, ठीक है। आगे है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं अतीत में बनाई गई और प्रयोग में लाया जाने भी लगा है। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। हमने आपको याद कीजिए अभिलेख को खोजने वालों के बारे में बताया कि अशोक साम्राज्य ने ऐसा लिखा है, तो हमने आपको उस समय भी बताया कि पुरातात्विक विभाग के जो लोग होते हैं, यानी पुरातत्वविद जो होते हैं, वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन कौन करते हैं, पुरातत्वविद विभाग के लोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविद पहाड़, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के विशेष चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं, और इसी से जानकारियाँ निकालते हैं जो हम इतिहास में पढ़ते हैं। क्योंकि कुछ ऐतिहासिक काल ऐसे भी हैं जिसके बारे में जानकारी लिखित रूप से नहीं है। तो जो पुरातात्विक विभाग जो है वो पुरातात्विक वस्तुओं के माध्यम से, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है एक घड़ा रखा हुआ है और फिर ये कुछ पत्थर हैं और ये कुछ पत्थर हैं, और इसकी सहायता से ही जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं। तो चलिए बगल में कुछ टेक्स्ट लिखा है, देखिए एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं में जो ये आपको दिख रहा है, ये 1 वर्ष पुराना चांदी का सिक्का है। क्या है? चांदी का सिक्का है, ठीक है।
और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व किया जाता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह बिल्कुल ही भिन्न है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। चलिए हम आपको इमेज में अच्छी तरह समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये जो सिक्का है ये एक आयताकार है, ठीक है, और ये जो सिक्के हैं ये आयताकार हैं। और हमारे समय में जो सिक्के चलाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, गोल होते हैं। तो ये इस तरह भिन्न हुए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको कुछ चित्र तरह का उभरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, कुछ संकेत टाइप का, और इसमें भी आपको यहाँ पर कुछ उभरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है ये कुछ विशेष प्रकार के संकेत होते हैं और वही राजा जो हैं, जो क्षेत्रीय राजा होते हैं, वे अपने द्वारा जारी करते हैं विशेष संकेत के आधार पर, ताकि मुद्रा की पहचान हो सके। फिर भी जो चित्रकारी होती है उसकी नकल पुराने समय में की जाती थी और नकली नोट जारी किए जाते थे, नकली सिक्के जारी किए जाते थे। उनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर या जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं, क्योंकि ये पत्थर से मिलकर बने होते हैं, पकी मिट्टी से मिलकर बने होते हैं और कुछ धातुओं के बने होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी देख लीजिए कि आज से आपको 10 साल पहले का भी सिक्का मिल जाएगा और वो अभी तक चल रहे हैं, उसकी जो मान्यता है वो समाप्त नहीं हुई है और वर्तमान समय में भी वो नष्ट नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पुरातत्वविद जानवरों, पक्षियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं और इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, ठीक है। और क्या पुरातत्विक को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? हाँ, मिलते होंगे। कुछ मिलते होंगे, कुछ नहीं मिलते होंगे। कुछ कपड़े ऐसे भी होते होंगे कि जो कि नष्ट हो जाते होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार कौन है? इतिहासकार वही है जो अतीत का अध्ययन करता है, ठीक है। जो अतीत का अध्ययन करता है वही इतिहासकार है। और स्रोत से प्राप्त अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि हमें जानकारियाँ चाहिए। और इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप CID देखते होंगे, जो कि सोनी पल पर सीरियल आता है और ये सीरियल काफ़ी पॉपुलर है। इसमें छोटे छोटे सुराग के आधार पर खूनी की पहचान कराई जाती है। उसी तरह हमारे इतिहासकार भी खूनी को नहीं पकड़ते हैं, ये इतिहास की जानकारियों को इकट्ठा करते हैं छोटे छोटे सुराग का इस्तेमाल कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अतीत एक या अनेक। अतीत जो है वो एक है या अनेक है, इसके बारे में भी चलिए कुछ जान लेते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज
अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार के लोग किसके द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं और फल फूल के संग्रह करते हैं और उसे खाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वर्तमान समय में ही नहीं, आधुनिक प्राचीन काल में हमारे जो आदि मानव होते थे, हमारे जो पूर्वज थे, वे कंदमूल फल को इकट्ठा करते थे और खाते थे। तो उसी तरह अंडमान निकोबार के अधिकांश लोग ऐसे ही खाते थे, क्योंकि आप मैप पर गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर कोई अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसके चारों तरफ जो है ना, इसके चारों तरफ जो है वो पानी इकट्ठा है। तो वे मछलियाँ पकड़ेंगे, फल फूल खाएंगे, क्योंकि जो अंडमान निकोबार समूह है भले ही वो पानी से घिरा है, लेकिन वो भी तो एक सतह पर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत जानना शेष है। तो इतिहास की जानकारी हम पुरातत्व से ही प्राप्त करते हैं, अभिलेख से ही प्राप्त करते हैं और जो पांडुलिपियाँ लिखी गई हैं उससे ही प्राप्त करते थे। जो राजा महाराजा होते थे वो अपना जीत दर्ज कराते थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा शौक होता था कि हम जीते हैं, विजय किए हैं, जो लिखो और ये सदियों तक याद रखी जाएगी। हमारी जो भावी पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी इसे याद रखेगा। तो उसी तरह हमें उन पांडुलिपियों की सहायता से उनके बारे में जानने को मिला। लेकिन जो हम आम आदमी हैं, अभी हम आम आदमी हैं, तो अभी तो प्रेस चल रही है, प्रेस लिखती है। क्या अगर प्रेस नहीं होती, हमारे पास लिखने के साधन नहीं होते, उन्हीं तरह हमें पत्थरों पर नक्काशी करानी होती, तो क्या हम ऐसा करवाते? सर, हम आम लोग हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कराते, क्योंकि खाना तो पुरता नहीं है और हम लिखवाने के लिए चले। तो वही हाल था उस टाइम भी। तो जो घड़े होते थे, मटके होते थे, उसकी सहायता से जानकारी प्राप्त कर ली जाती थी दोस्तों। ठीक है, अब तिथियों का मतलब हम AC/DC, आप इतिहास में जब आपने इतिहास के पहले पन्ने को पढ़ा होगा तो आपको AC/DC और भी पन्ने को पढ़ा होगा, तब ईस्वी पूर्व ईस्वी दिख रहा होगा, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ईस्वी पूर्व ईस्वी क्या है। तो चलिए, आपको ये भी डाउट क्लियर होने वाला है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी की तरह कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष किया करना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसाई मसीह के जन्म की तिथि से किया जाता है। ठीक है, ईसाई मसीह के जन्म की तिथि से किया जाता है इसकी गणना। ठीक है, ईसाई मसीह का जो जन्म है वो शून्य काल कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, 2000 अगर डायरेक्ट कर रहा है 2000 वर्ष, तो समझ लो कि ईसा मसीह का जो जन्म है वो शून्य है, उससे 2000 ज़्यादा वही है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, इसे जो है इसे ईसा पूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आप ईसा पूर्व पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इतिहास और तिथियों के बारे में जरा अच्छी तरह से जान लीजिए। AC/DC हमने जो बोला था, AC/BC ND, इस सभी के बारे में आपको जानना है अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि अंग्रेजी में BC का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, अंग्रेजी में BC का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, और हिंदी में BC को ईसा पूर्व कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, ठीक है, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो,
यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, एनडी जो हुआ ईसा मसीह के जन्म के पश्चात हुआ और जो बीसी है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई या बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब हम इस कैलेंडर का उपयोग सामान्य रूप से करने लगे हैं। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्षों पूर्व आरंभ हुआ था। ठीक है, और कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पूर्व बीपी का उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ पर आपको इस इतिहास को जानने में ईसा पूर्व जो कि यहाँ पर आपको बीसी दिखाया गया है और यहाँ पर आपको एडी दिखाया गया है, 2 ही महत्वपूर्ण है। और ये सभी जो बताए गए हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं। ऐसे हमने आपको बताया कि बीसी और एडी आपको very अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ और इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। तो दोस्तों हमने आपको पिछले क्लास में यानी कि इसके पार्ट 1 में बताया है कि कैसे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने PDF डाउनलोड कर लिया होगा और आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लें। तो चलिए हम चलते हैं पेज नंबर 3 पर और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सर देखिए यहाँ पर जो पेज नंबर 3 है, ठीक है, इलाकों में नगरों का 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि आज से ये 2500 वर्ष पूर्व हैं। अभी हम ढूंढेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो चलिए आप ढूंढ लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हमने पेज नंबर 8 तक क्लियर कर लिया है। और चलिए कुछ अन्यत्र बातें भी बताई गई हैं। इन अन्यत्र बातों को जानते हुए हम अभ्यास की तरफ रुख करेंगे और अभ्यास में क्या क्या है आपको बनाकर लाना है, यह आपके लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा प्रश्न उत्तर करवा ही देंगे। ठीक है, चलिए। और इसके बारे में जानने से पहले कुछ ऊपर इतिहास की तिथियाँ, अब अन्यत्र कुछ दिया है तो आप अन्यत्र पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ ही क्या सकते हैं, पढ़ना जरूरी है काफ़ी। ठीक है, चलिए अन्यत्र पर हम गौर करेंगे। ठीक है, अन्यत्र पर जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। इन अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। ठीक है, यहाँ पर 500 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे और मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इन्हें कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं।
एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि पी अक्षर को प्रदर्शित कौन करता है, पी अक्षर को ये प्रदर्शित करता है, वहीं टी अक्षर को प्रदर्शित करता है ये जो अर्धवृत्त टाइप का आपको दिख रहा होगा, और जो वो अक्षर को प्रदर्शित करता है ये, और एल जो है इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, एम को इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, और आई को इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, एस को इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इस संकेत की सहायता से अब हम जान पा रहे हैं कि उन समय की भाषाओं में क्या लिखा गया था। के को इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है, एल को इस तरह से, और आई को इस तरह से, जैसा कि ऊपर में आपको यहाँ पर भी इंडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। ओ को इस तरह से जो कि इंडिकेट कर दिया है, पी को भी इस तरह से, ए को, डी को, वैसे ही आप सारे इमेज देख सकते हैं। इसी तरह से सभी को सूचित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता चल गया है कि हमने कक्षा 6 के अध्याय 1 हमारा अतीत का पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया है, और ये पार्ट 2 था। तो पार्ट 1 की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, यानी उसका लिंक, और उसकी सहायता से आप हमारे पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सहपाठियों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें। अगली वीडियो में हम आपको अभ्यास प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि अंतिम में दिखाए गए हैं। हम आपको इस तरह से कुछ सजेशन देंगे, ना कि आपको पूरा बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको बताने की ज़रूरत है तो हम आपको बताएंगे भी, लेकिन हम आपको सजेशन देने की कोशिश करेंगे, और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बता भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सफल स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा दें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए लगातार कमेंट करते रहे। ज़रूरत पड़ने पर आपको वो कमेंट आपके काम आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।